वही बात है कि मैं अपने आप को चैलेंज में ही रखती थी कि मैं अगर इतना नहीं कर सकती है, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे को ऐसी जॉब मिल जाएगी जो इतनी डिमांडिंग है। मेरे दिमाग में ये आता था कि मैं अपनी तरफ से कोई गेम नहीं रहा था। मुझे ये था कि भई मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँ। तो मेरे जब भी थोड़ा डाउन फील होता था ऐसे दिन में, तो मैं थोड़े टाइम के लिए फ़ोन करने लग जाती थी। हाँ, मैं ध्यान दूँगा या मैंने एक्सरसाइज कर ली या कुछ और कर लिया। लेकिन ये था कि मैं अपने आप को ज़्यादा उस फ़ेज़ में ज़्यादा टाइम तक रह नहीं थी। ओके। टीएमसी से मैं जुड़ी थोड़ी अब जो अपने फ्रेंड्स मेरी एक क्लासमेट है, तो उन्होंने आके सीरीज़ देखी थी, बैच की। फिर तो उसने कमेंट किया कि यहाँ से टेस्ट सीरीज़ तो और उन्होंने जो किया एडवांस सीरीज़ थी यूट्यूब पे तुम ट्राई करो सर कुछ पढ़ाते हैं ऐसे करके। तो वहाँ से मैंने शुरू किया था। वो था अप्रॉक्स 2 3 की क्लास में। मुझे बता दिया था मैंने प्रीवियस में सेव की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश कुमार और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होगे, अपना ध्यान रख रहे होगे। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं नोरसेट के टॉपर, जिनकी जो रैंक है वो है 386। और इनसे हम जानेंगे, जिनका नाम दीक्षा है, और कि किस प्रकार से जो प्रिपरेशन है वो की जा सकती है और एक अच्छी जो रैंक है वो प्राप्त की जा सकती है। हम उन सभी स्ट्रेटजीज के बारे में भी इसमें बात करेंगे, जिनके द्वारा जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी ही, मतलब बहुत कम अटेम्प्ट के द्वारा एक अच्छी जो रैंक है वो प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले तो दीक्षा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आपको बहुत बहुत बधाई हो जो आपने इतनी अच्छी जो रैंक है वो प्राप्त की है। एंड अब मैं चाहूँगा कि आप अपने शॉर्ट जो इंट्रोडक्शन है उसके साथ स्टार्ट करो और बच्चों को बताओ। Good afternoon everyone, it's Ed. My name is Diksha and I scored 76% marks in Oxford Colleges with a 386 rank and ओके। अब मैं ये चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों का बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए कि जो टॉपर्स हैं वो कितने अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो मैं चाहता हूँ कि आप ब्रीफली प्री और मेंस के बारे में बताओ कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए, इस प्रकार से प्री एंड मेंस दोनों में। तो पहले प्री का हाँ जी। मैंने 30 जो क्वेश्चन थे मेरे ब्लैंक छोड़े। तो ऐसे करके मेरे 21 गलत हुए। मेरे 5 का ही चला था कि अप्रोक्स 20 का ही होगा। तो 66 मेरे करेक्ट क्वेश्चन बचे। तो परसेंटाइल मेरे टोटल 236 ऐसे करके then means I attempted 10 हाँ 149 questions and 11 blank, for which 20 were wrong and 129 were correct. And the percentile came out to 76.4858. ओके डियर। अब मैं चाहूँगा कि जो अभी जो स्टूडेंट्स हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि हम किस प्रकार से जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तो आप नेगेटिव मार्किंग को कम करने की क्या टेक्निक्स बताना चाहोगे बच्चों को। First of all, question practice, that's the most. मतलब मेरी जो प्रिपरेशन है वो भी ऐसे ही थी। मेरा मेरे को तो ये होता है कि बच्चे सोचते हैं थ्योरी कंप्लीट करें उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करें। बट मेरा थोड़ा अप्रोच हमेशा स्टार्टिंग से अलग ही रहा है। मेरा ये नज़रिया था कि मुझे थोड़े टॉपिक कॉन्फिडेंस भी है थोड़ा-सा भी, तो मैं पहले क्वेश्चन ट्राई करूँगी ताकि मुझे ट्रेन पता चल जाए कि कैसे टॉपिक बनने हैं, एग्जामिनर क्या पूछता है, ऐसे करके। तो मेरी तो यही क्वेश्चन है। ओके डियर। तो मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं हमेशा एक लाइन ज़रूर बोलता हूँ कि जो एग्ज़ाम है उसके अंदर क्वेश्चंस ही आते हैं, थ्योरी नहीं आती है हमारे में। तो जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, सो आप चाहे कैसा भी पढ़ लो, अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर ऐसे भी लगता है कि ये मुझे टफ है, मेरे से हो नहीं पाएगा, तो ज़रूर 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 ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जो क्वेश्चंस हैं जितने सोल्व कर सकते हो उतने जो क्वेश्चंस हैं वो आप सोल्व करो। क्योंकि क्वेश्चन सोल्व कर करके धीरे 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 आपका जो माइंड है वो सेट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन हमें नहीं भी आते तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो उनको हम सही कर लेते हैं। तो एक बहुत अच्छा वे बताया दीक्षा ने कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। ऐसा कोई तरीका नहीं होता है, दूसरा कोई तरीका बना ही नहीं है। बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर मैं क्या करूं, मेरी तो नेगेटिव मार्किंग जो है कंट्रोल ही नहीं होती। भाई आपने, हो सकता है कि उसके दो ही रीजन है कि तो आपकी थ्योरी अच्छी नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो कर रहे हो अटेम्प्ट, तो भी आपका नहीं हो पाएगा। और अगर आपने थ्योरी आपकी अच्छी है तो 100% सेकंड जो रीजन है वही है कि आपने क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो नहीं की है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग मैं जानना चाहूंगा कि आप टीएनसी से कैसे जुड़े।
ईएमसी से। मैं जुड़ी थोड़ी अब जो अपने फ्रेंड्स, मेरी एक क्लासमेट है, तो उन्होंने आपकी सीरीज देखी थी बैच की। फिर तो उसने कमेंट किया कि यहाँ से टेस्ट सीरीज तो, और उन्होंने जो किया है कौन सी यूट्यूब पे तुम ट्राई करो, सर कुछ पढ़ते हैं करके। तो वहां से मैंने शुरू किया था। वो था अप्रोक्स 4 क्लास में, मुझे बता दिया था मैंने प्रीवियस में सेव की। ओके। बाद में मैंने फिर किया। तो इस प्रकार से आप जुड़े। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप टेस्ट सीरीज से जब आप जुड़े थे टेस्ट सीरीज से, तो आपकी स्टार्टिंग में कौन सी रैंक आती थी, एंड लास्ट में जब एग्जाम बिल्कुल पास आ गया था, तो तब तक एवरेज रैंक कितनी आने लग गई थी आपकी? एवरेज लाइक 1000 में है मेरी, तो ये है कि मैं बहुत आई हूँ या फिर से आई हूँ। ओके। मुझसे मैं रैंक देखती भी नहीं थी। मुझे बस ये था कि मैं अपना जो है क्वेश्चंस की गलत कम से कम, मेरे ये थे। रैंक का मेरा ज्यादा कुछ था भी नहीं वैसे। ठीक है। मैं बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी जो है वो मैटर करती है। आप कभी भी आपकी अगर रैंक मान लो ज़्यादा भी आ रही है, तो आप ऐसे ड्रो नहीं, धीरे धीरे सब इंप्रूवमेंट होता है और अच्छी रैंक आने लग जाती है। स्टार्टिंग में ये होता है कि रैंक मान लो ज़्यादा भी आती है तो बच्चे डर जाते हैं, फिर अपने आप पे कॉन्फिडेंस खो देते हैं, सोचते हैं कि यार क्या फ़ायदा टेस्ट देने का, कोई फ़ायदा नहीं होता, इतनी रैंक आएगी तो मैं अपने कॉन्फिडेंस को नहीं रख पाऊंगा। तो यही है कि एग्जाम में भी तो टेस्ट ही आएगा ना, वहाँ भी एक टेस्ट ही है, वो भी एग्जाम भी पेपर ही है, क्वेश्चन ही आएंगे वहाँ पर फिर क्या करोगे? यहाँ तो आप इसको स्किप कर सकते हो, तो उसको तो स्किप कर नहीं पाओगे ना। तो यही है कि कैसी भी रैंक आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो आप उससे बिल्कुल आपको कंसिस्टेंटली आप दोगे, और सारे जो जितने भी टेस्ट होते हैं, मैक्सिमम टेस्ट, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो कोशिश करो सारी टेस्ट देने का। एंड आफ्टर टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, मेरे बताने से ज़्यादा अच्छा बेटर, बच्चे आपसे ज़्यादा सुनना चाहते हैं अभी, क्योंकि मैं टॉपर नहीं हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि आप टेस्ट देने के बाद क्या करते थे, कि कैसे एनालिसिस करते थे, क्वेश्चंस को लिखते थे या नहीं लिखते थे? बच्चों का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, इससे टाइम बहुत लगता है, क्योंकि पहले टेस्ट देते हैं, मान लो कि मेंस का टेस्ट है 3 घंटे का हो गया, प्री का तो चलो छोटा होता है, और उसके बाद में फिर उसको हम एनालिसिस भी करें, तो फिर बाकी की चीज़ें कैसे कर पाएंगे? तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके बारे में आप थोड़ा बताओ बच्चों को। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद मेन चीज यही आती है टेस्ट एनालिसिस। तो मैंने भी मेरा मेन फोकस टेस्ट के बाद इस पे ही था, और फर्स्ट प्रायोरिटी एनालिसिस ही था सही काम, क्योंकि क्वेश्चन मेरे तरह क्वेश्चन पेपर मैं ही लगाती थी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखती थी। 3 घंटे का मेरा ही लगा लो, और सवा घंटे में या इतना घंटे में हो जाती थी, ज्यादा टाइम नहीं लगता था मेरे। तो वहाँ मेरा थोड़ा टाइम सेव हो जाता था। जैसे कई बच्चों को लगता है कि ज्यादा टाइम लगता है एनालिसिस में, तो वहां से मैं पीछे कर लेती थी। और एनालिसिस में देखो टाइम तो लगता ही है, क्योंकि हमें पता चलती है कहाँ का हमें पूरा देखना पड़ता है, कहाँ मिस्टेक है। फिर उस सब्जेक्ट को डीपली भी पढ़ना, तो ऑब्वियसली टाइम का जो फैक्टर है ना, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते इस चीज। मैं मेनली कहूंगी कि फोकस करो एनालिसिस पे, कितने जितने अच्छे से उसके होते हैं। टाइम का फोकस करके तो लगे तो गाइड, तो आई थिंक तो कि वो किसी कई चीजों से निकालो, आप थोड़ी रिवीजन कर रहे हो तो उसको थोड़ा फास्ट करो, मेन ये है। और आप लिखते भी थे जो क्वेश्चंस रॉन्ग होते थे उनको? हाँ, मैंने वैसे एक मिस्टेक नोटबुक बना रखी थी, उसमें जो क्वेश्चन होते थे, टॉपिक जो होते थे वो मैं लिखती थी, और रात में ऐसे रिवीजन कर लेती थी। और कई बार ये नहीं भी हो पा रहे थे, अगले दिन सुबह उठ के मैं देख रही थी कि हाँ ये मैं गलत किया, तो मुझे याद है कि मैं एग्जाम में ऐसे नहीं। ओके डियर। नेक्स्ट, आपने बताया कि मैं यूट्यूब पे सर मैं एडवांस सीरीज भी देखती थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को बताओ कि कैसे हेल्पफुल हो सकती है बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बच्चों को लगेगा सर प्रमोशन कर रहे हैं खुद का। एडवांस सीरीज तो वैसे भी काफी फेमस है ही। उसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं है आपको, पहले ही बच्चों को बताया कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। तो उसी के साथ मैं ऐड करना चाहूंगी कि आप जो जैसे बताते हो आप पढ़ने को लेकर, उससे ऐसा लगता है कि भाई मतलब हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत है, एक बार दिमाग में तो प्रिंट हो गया। तो अब बार जैसे आपने बताया ना कि क्वेश्चंस वगैरह अलग से नोटबुक में लिख दो, तो मैं ऐसे करती थी कि मैं स्क्रीनशॉट ले लेती, तो मुझे कुछ ऐड करना होता था मैं वहीं पे एडिट कर लेती थी स्पीक में, और फिर मैंने उसको पूरा पीडीएफ बनाया था। तो वैसे मुझे लिखने का भी टाइम जो है वो सेव हो गया, तो मैं उसे जब भी मुझे होता था रिवाइज करने का, तो मैं उसको कर लेती थी उससे। डिजिटल नोट्स बना रखे थे आपने? को नजर के सामने से निकाल देती थी। तो बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि एडवांस सीरीज बहुत सही है। आपको अगर थ्योरी भी कंप्लीट, आपको ये लगता है कि मेरी थ्योरी नहीं हुई है या फिर कंफ्यूजन भी है, तो आप एक बार लोगे ना, तो साथ ही साथ आपकी थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मतलब दी बेस्ट लगा लो एडवांस सीरीज। मतलब अगर तुम दे रहे हो ना नर्सिंग का कोई भी एग्जाम, तो उसको एक बार करेगी। तो मैं ये ओके डियर, थैंक यू सो मच फॉर एप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट मैं ये चाहूँगा कि बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर रिवीजन कैसे करें, डेली करें,
7 दिन में करें, 15 दिन में करें, या जो थ्योरी है उसका जो रिवीजन है वो कैसे किया जाना चाहिए, तो आपने कौन सी जो स्ट्रेटजीज हैं वो यूज़ की थी अपने रिवीजन में? कैसे रिवीजन में मेरे लिए मेरा ये रहता था, टारगेट ये था कि मेरा कि मैं हर रात को करूँ रिवीजन और मोस्टली तो ये बता क्योंकि इतना तो पूरा था और लास्ट में फैड अप भी हो जाती हूँ। तो मैंने कर तो रखा था साइन की संडे को मैं बैठ के और सारा रिवाइज करूँगी। पर ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा नहीं पता था रिवीजन लेकिन जो करना चाहते हैं ना जो चीज़ मैं अलग से ट्यूशन टाइम नहीं निकाल पाती थी। तो मेरे को थोड़ा बर्डन सा लगता था जैसे रिवीजन का होता ही है। तो नाइट टाइम सोने से पहले और अगले दिन सुबह उठ के अगर रात को नहीं हो पाया है, पूरे दिन का पूरा फिल्म बना देना और अगर पूरा कंपाइल करना है, तो वो मैं संडे को करती थी। ओके, एक डे पूरे वीक के अंदर आप चूज कर लो कोई भी, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो कर सकते हो रिवाइज। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप रिवाइज नहीं कर सकते हो तो स्टडी छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लोगे बट अगर आप रिवाइज ही नहीं कर रहे तो वो सब चीज़ें भूल जाओगे आप इधर आपने कार्डियक सिस्टम पढ़ा, फिर दो सेकंड एंडो पढ़ने लगे, फिर रेस्पिरेटरी और जीआई ट्रैक में जाओगे तो कार्डियो जो है वो चला जाएगा आपके माइंड से। तो ये है कि ज़रूरी है, रिवीजन ज़रूरी है, चाहे कितना भी पढ़ो रिवीजन ज़रूर करो दोस्तों, मैं ये हमेशा कहता हूँ, ये मैं आज भी कहूँगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। और नेक्स्ट मैं ये चाहता हूँ कि अपने डेली शेड्यूल के बारे में एक बार बच्चों को बताओ कि क्या कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे और कैसे पढ़ना चाहिए। मेरी शेड्यूल में मैंने फिक्स कर रखा था कि मैं एटलीस्ट 6 आवर्स पढ़ूंगी। अपर लिमिट मैंने कोई नहीं की थी। कभी कभी कम भी हो जाता था, कभी कभी ज्यादा भी होता था, 12.5 घंटे भी हो जाते थे। मैक्सिमम मेरा 12.5 घंटा गया है, तो ज्यादा देना नहीं है। और मिनिमम तो 6 घंटे था ही। मैंने एक चैलेंज दिया था अपने आप को कि मैं 6 घंटे को पढ़ूंगी। और जहाँ बात है इनटेक की, तो मैंने रिसर्च कर लिया था कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी थोड़ा एक्सरसाइज करके आऊंगी, उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करूँ। तो ऐसे करके कहीं कहीं स्लॉट बना लेती थी, 3 घंटे अब, 3 घंटे बाद में, 3 घंटे फिर सोने से पहले, ऐसे करके फिक्स कोई तो नहीं है, बट यूं टारगेट कि जो मुझे एक दिन मिलेंगे। ओके डियर, वेरी गुड। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचता हूँ। तो क्वेश्चन जो है मोस्ट मोस्ट ट्रेंडिंग जो क्वेश्चन है ये, कि बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं बच्चे, क्योंकि उनको लगता है कोई बच्चे जब स्टार्ट करता है ना प्रिपरेशन तो वो बिल्कुल क्लूलेस रहता है, उसको पता ही नहीं रहता कि क्या करूँ, कौन सी बुक लूँ, क्योंकि मार्केट में हज़ारों जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं और पीडीएफ भी हज़ारों अवेलेबल हैं। तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, कई बार सोचते हैं कि यार ये, फिर दूसरे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, 10 पेज एक का पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट। तो आपने कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो पढ़ी हैं? मैंने एक से एक ही मैंने सिर्फ 3 बार के किए थे ओके। मेरा ये था कि मैं सारे जितने भी एग्जाम्स हो रखे हैं ना, पहले उनकी 3 लाइन को करूंगी, एक बार उनका एनालिसिस करूंगी, फिर उनको दोबारा करूंगी, फिर एक बार और करूंगी, 3 बार में। मैंने टारगेट हाई ऐसे मैं लेके आई थी दूसरी टीम को ऐसे और बहुत अच्छी बुक है, मैं ये मना नहीं कर रही, पर मैंने उसको पढ़ा नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला इस करके। मैं पीवाईटी में बिजी रही इतना कि मुझे क्वेश्चन मिलने के बाद। पीवाईक्यूज कैसे करते थे आप? पीवाईटी जैसे सर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका एक प्लेटफॉर्म है जैसे वहाँ पे अवेलेबल है, वैसे ही ओके। उनके। पीवाईक्यूज तो मस्ट होता ही है, फिर भी हर बच्चे की स्ट्रेटजीज है वो डिफरेंट होती है, मैं क्लेरिफाई करता हूँ इसे। जैसे मान लो कि हो सकता है कि आपका जो बेसिक है उतना क्लियर नहीं है, हो सकता है कि दीक्षा का जो बेसिक है वो ज़्यादा क्लियर हो सकता है कि दीक्षा की इंग्लिश बहुत अच्छी हो, आपकी नहीं हो, क्वेश्चंस आप जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हो, समझ ही नहीं पाते हो। तो यही है कि अगर आपको थोड़ा इन चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपकी बेसिक अच्छा नहीं है, आपने आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते हो, तो देन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी। वो आप कैसे भी कर सकते हो, बुक्स के थ्रू कर सकते हो, टेस्ट सीरीज के थ्रू कर सकते हो, तो वो आपका खुद का एक वे होता है, तो उस प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग मैं जानना चाहता हूँ, जो बच्चे सोशल मीडिया के बारे में भी पूछते हैं कि सर क्या करूँ, बंद कर दूँ क्या, इंस्टा चलाता हूँ, ये बंद कर दूँ क्या? तो क्या करते थे आप, सोशल मीडिया यूज करते थे या नहीं करते थे? सोशल मीडिया के नाम पे सर एक यूट्यूब है मेरे पास, काफी दोस्त है नहीं। ओके। तो कभी कभी मेरे यूट्यूब की स्टार्टअप हो गई, मैं ठीक 1 घंटे का सेशन लगा लिया, उसके बाद मुझे लगा कि यार कुछ तो मी टाइम होना चाहिए, तो उसके करके मैं थोड़े बहुत शॉर्ट्स देख लेती थी। पर मेरा इतना नहीं था कि मैं घंटों घंटे लगी हूँ। वो था मैक्सिमम आधा घंटा गया होगा, उसके बाद मैं नहीं कर देती थी। या सिर्फ मेरा ये था कि मैं खाना खाऊंगी ना, उस टाइम मैं सिर्फ देखूंगी यूट्यूब के कुछ इधर उधर पार्ट निकले हो गए, कुछ भी यूट्यूब वैसे करके। और मैंने अलग से कोई टाइम नहीं लगाया सोशल मीडिया में। दूसरी कि ज्यादा सोशलाइजेशन वाला है ना, ये फैक्टर ना हो तो अच्छा है, क्योंकि वही के दिमाग में घूमते रहते हैं।
मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि क्या तो यूज़ मत करो, और यूज़ करो तो बिल्कुल कंट्रोल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ अभी आधा घंटा पढ़ा है और 1 घंटे रील देखूंगा, फिर आधे घंटे पढ़ूंगा और 1 घंटे रील या शॉर्ट्स देखूंगा, तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप पर अगर कंट्रोल कर सकते हो कि हाँ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरा माइंड ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस चलता रहे ऐसे हाथ मेरे रील के ऊपर, तो आप देखो, अदरवाइज मत देखो। और मैक्सिमम टाइम आधे घंटा बस पूरे दिन में, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप सिर्फ रील देखने के लिए, शॉर्ट्स के लिए दे रहे हो, तो फिर आपका जो बिल्कुल टाइम जो स्टडी के लिए होना चाहिए ना, वो सब चला जाएगा आपका। तो फिर और आप बाद में पूरी लाइफ देखो, आप टाइम ही टाइम है रील देखने का, आप शॉर्ट्स देखो, मूवी देखो, सीरीज देखो। तो ये अपने माइंड में बैठा लो कि ये जल्दी से इस टाइम को निकाल देता हूँ मैं, फिर मुझे देखना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट थिंग मैं जानना चाहूँगा, जैसे हमारी प्रिपरेशन मान लो लंबी चलती रहती है, एंड कई बार ऐसा टाइम आता है कि हम डाउन फील करते हैं, हमें लगता है कि यार होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। तो उस समय हमें मोटिवेशन की भी नीड होती है, तो कैसे करते थे आप उस टाइम को, कैसे निकालते थे कि नहीं यार पढ़ना तो है? उस टाइम वही बात है कि मैं अपने आप को चैलेंज में ही रखती थी कि मैं अगर इतना नहीं कर सकती है तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे को ऐसी जॉब मिल जाएगी जो इतनी डिमांडिंग है। मेरे दिमाग में ये आता था कि मैं अपनी तरफ से प्रेगनेंट में ही रहना, मुझे ये था कि भाई मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँ। तो मेरे जब भी होता था डाउन फील होता था, ऐसे होता था, तो मैं थोड़े टाइम के लिए फोन करने लग जाती थी, मान लो मैं ध्यान दूँ या मैंने एक्सरसाइज कर ली या कुछ और कर लिया। लेकिन ये था कि मैं अपने आप को ज़्यादा उस फेज़ में ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाती थी। ओके। हाँ मतलब वही है कि डिसिप्लिन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, मोटिवेशन हमें शॉर्ट टर्म होता है। आप मान लो एक दो बार आपको कोई फ़ोन करके कह दे, या फिर आप कुछ भी मोटिवेट हो भी जाओगे तो काम नहीं चलेगा। आप अपने माइंड में बस डिसिप्लिन बनाओ बच्चों की, ये सोचो कि यार मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। अब चाहे मेरा बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, बहुत ख़राब आ रहा है, मेरी बहुत अच्छी रैंक आई है, मेरी टेस्ट सीरीज में बहुत ख़राब रैंक आ रही है, कुछ भी हो रहा है, बट उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करोगे तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि डिसिप्लिन ज़रूरी होता है हमारी स्टडी के दौरान, क्योंकि मोटिवेशन तो शॉर्ट टर्म है। आप एक बार मोटिवेट हो जाओगे, एक दिन 18 घंटे पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, तीसरे दिन फिर बंद करके रख दोगे किताब को, तो वो कोई फायदा नहीं होगा। सो मेन चीज़ यही है कि आप इसको बिल्कुल डिसिप्लिन में लेके आओ कि हाँ मुझे पढ़ना है। मान लो कि आप कुछ भी बना लो, आपके अकॉर्डिंग खुद का अलग अलग टाइम होता है। देखो कुछ बच्चों को लगता है कि मैं 6 घंटे करके भी कर लेता हूँ, जिससे मैंने बताया, कुछ को 8 घंटे की जरूरत होती है। वो आपको खुद को पता लग जाएगा जब आपका सिलेबस पूरा होने लगेगा। क्योंकि वो आप मान लो कि आपको सिलेबस पूरा करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब आपको खुद को ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको जो हावर्स है वो ज़्यादा देने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से आप जो टाइम वो ले सकते हो। नेक्स्ट मैं चाहूँगा कि अब आप पूरी, अब जो आपकी जो स्टडी जो है उसको समराइज़ कर दो, और हमारे बच्चों को बताओ कि कैसे वो भी एक बहुत अच्छी जो रैंक को ला सकते हैं। आप 4-5 पॉइंट जितने भी आप बताना चाहोगे, ऐसे ऐसे करोगे तो आपकी भी एक अच्छी रैंक आ सकती है नोट सेट में। तो मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले तो कि तुम्हारी थ्योरी, जो जैसे कि सर भी बताते हैं कि थ्योरी तुम करो। और ऐसा नहीं है कि तुम एक बार ये सोच लो कि एक बार ही थ्योरी करने से बात कर लो। तुमने एक टॉपिक भी कवर किया है किसी सब्जेक्ट से, तो उसके पहले क्वेश्चन निकालो, जितने भी प्लेटफॉर्म तुम्हें मिल सके, जितने भी बुक्स तुम्हें मिल सके। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरी टीम उन पे फोकस करें। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट ये कि जितनी भी टेस्ट सीरीज आती है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद है कि तुम टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हो, तो उनके ऊपर तुम एनालिसिस पे भी फोकस करो। यूँ नहीं है कि भाई कोई गलत हो गया तो तुमने इग्नोर कर दिया ऐसे करके, फिर बाद में देखेंगे या थोड़ा छोड़ देता है, दिमाग कोई गलत कर लेगा। तो ऐसे करके तुम उसको छोड़ो मत, तुम एनालिसिस फोकस करो। जितना तुमने ध्यान से टेस्ट दिया था उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ तुम्हें एनालिसिस और अलग से मैंने जस्ट किया था वैसे मैं रिकमेंड करूंगी कि मिस्टेक नोटबुक बना लो या शॉर्ट नोट्स बना लो, जिससे कि तुम बाद में रिवीजन कर सको। और मिस्टेक नोटबुक इसलिए कि तुम्हारे दिमाग में रहेगी उस टाइम पे मैंने ये मिस्टेक्स की थी, तो अब ये रिपीट नहीं, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि प्री में जो मैंने लास्ट किया था 9 किया था न्यूज से कुछ, तो उसमें था कि मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म से बीच बीच में कैसे सीरीज थी, कभी मैं सीरीज से नहीं किया था ऐसे करके, तो रिवीजन नहीं हो पाए थे। तो मैंने क्या किया, कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे तो मुझे पता था ये मैंने किया हुआ है, और मुझे ये भी पता था कि मैंने ये आंसर किया उस टाइम पे, पर मुझे याद नहीं आता कि आंसर सही था कि गलत। तो यहाँ पे भी चीज आती है कि तुम एनालिसिस करो और सारी चीजें देखो जो तुम्हें याद नहीं है, जो तुम्हें लगता है कि गलत हो सकती है या अभी भी गलत नहीं है, वो सारे देखो। जब तक तुम रिवाइज करो जब तक तुम्हारे अंदर सॉलिड कॉन्सेप्ट नहीं बने। सेकेंड पॉइंट ये। और थर्ड पॉइंट में कहूँगी तो तुम बुक्स वगैरह जैसे सर ने कहा कि यूज करो। हाँ, तो स्टडी सही है, मैं रिकमेंड करूँगी। मैं करने के लिए खरीदी थी, बट मैं कर नहीं पाई थी, बहुत चीज़ है। बट अगर मेरे पास थोड़ा सा पहले पेपर को लेकर आ गए तो मैं
ज़रूर बुक करती, टारगेट हाई को मैं खरीदी थी, तो मैं करती। और मेन पॉइंट तो यही है, और डिसिप्लिन का मेन है कि तुम्हें डेली टारगेट और वीकली टारगेट लगा के चलना है कि ये तो होना ही चाहिए, और उससे फिर हटना नहीं है कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा तो बस हो गया, हम कल करेंगे, परसों करेंगे, ये नहीं सोचना। एक दिन तुमने जो डिसाइड किया वो करना ही है, और मोस्टली तो यही है। और यूँ नहीं है कि तुम बिल्कुल ही किताबों में हो जाओ, नहीं होगी, क्योंकि मैं ये दिमाग में फ्रेश होने से तो एक्सरसाइज वगैरह या फिर घूम आओ, ऐसा कुछ कर लो। ये नहीं है कि फ़ोन के थ्रू तो और दिमाग खराब कर होता है। तो वो भी ज़्यादा आपको डिस्ट्रेस पड़ता है, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं कहूँगी बाहर जाओ, आराम से बेड पे घूम के जाओ, शाम के जाओ घूम के सनसेट देखो, सनराइज़ देखो, वो रिकमेंड करूँगी। मुझसे ये थैंक यू। ओके डियर, अब मैं लास्ट आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप अपनी सक्सेस जिसको भी अपने दोस्तों को, पेरेंट्स, इनका भी नाम लेना चाहते हो तो आप किसी को भी इंक्लूड कर सकते ओके, तो मोस्टली तो थैंक्स टू मी कि हैं। कि मैंने इतना मतलब डिसिप्लिन में रही रही मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट फिर भी मैंने किया उसके लिए। और ऑब्वियसली पेरेंट्स, मतलब उन्होंने मुझे फ्री छोड़ रखा है कि जो घर में अगर लोग ऐसे बंदिश वगैरह नहीं है, हॉबी वगैरह नहीं है, कोई प्रेशराइजेशन नहीं है। वो तो मैंने अभी एग्जाम पे तो वो दिए हैं, सीएसबी में दिए हैं चाहे, लेकिन मेरी तरफ से तो सीएसबी ही है। तो उन्होंने कभी आगे से भी नहीं पूछा कि भाई क्या टेस्ट रहा, क्या रिजल्ट रहा। नहीं, मैं तो पहली बार उसमें पूछा है इसके। तो मतलब उनका तो ढंग से बोलता है, मेंटली तो मैं फ्री ही रहती हूँ। मैं ऐसे लगता था कि मैं घर पे वेकेशन पे हूँ, क्योंकि नहीं है कुछ। तो पेरेंट्स, साथ के साथ मेरे फ्रेंड भी, जिन्होंने मुझे साथ के साथ सोर्सेज भी मुझे प्रोवाइड किए, साथ में मोटिवेट किया कि करना चाहिए, कर ऐसे करके। एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स के बारे में आपसे थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर। मेरा इंटरेस्ट मेरी इन सब्जेक्ट्स में, जैसे आपके थ्रू ही बना है कि टॉपिक्स मेरे को इतने अच्छे लग रहे हैं। मेरे को ये होता है कि मुझे टीचर से मिल जाए तो इंटरेस्ट भी आता है फिर मेरा। बाकी मैंने इधर-उधर से स्टार्ट ट्राई किया था, और कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिविजुअलाइज़ेशन होता है। किसी को सही लगे, किसी को नहीं लगे, ऐसे करके। तो थैंक यू सो मच सर, ओके डियर, मैं तो कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ अभी। मैं खुद भी बच्चों को हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं ही अच्छा हूँ। मतलब आप जहाँ से भी पढ़ते हो, जिनसे भी पढ़ते हो, सब अच्छे हैं, बट आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो। मैं हमेशा यही बोलता हूँ। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते अपने टीचर पे तो फिर आप पढ़ ही नहीं पाओगे। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को। चाहे आप कोई भी बुक भी उठा रहे हो, अगर उस पर ट्रस्ट नहीं है और आपको लगता है कि इसके तो आंसर ही रॉन्ग है, तो फिर आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ो, वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड है। बट ये है कि उनके ऊपर भी ट्रस्ट पूरा करो और अपनी जो स्टडी को कंटिन्यू करो। हमने दीक्षा से बात की, बहुत अच्छी जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में बताया कि किस प्रकार से नोट सेट है वो क्लियर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच दीक्षा, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो आपको अगेन। थैंक यू सो मच सर।